आज हमें ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है और ग्लाइकोलिसिस से पहले थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में जान लेते हैं। एनिमल्स और वेस्कुलर प्लांट्स में ग्लूकोज को मेनली 4 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। वो ये 4 तरीके हैं, 1 2 3 4। वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये 4 ग्लूकोज के मेन यूज़ है कि बॉडी किस तरह से ग्लूकोज को यूज़ कर सकती है। और भी यूज़ हो सकते हैं पर हमें वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 4 मेन यूज़ पढ़ना है। मतलब मेजर पाथवेज ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। उसमें से एक तो यूज़ है कि ग्लूकोज ना बॉडी ग्लूकोज को स्टोर कर सकती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, स्टार्च या सुक्रोज की फॉर्म में। ग्लाइकोजन प्लांट्स में एनिमल्स में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है और प्लांट्स में ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। दूसरा ये कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अगर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हुआ तो पायरुवेट बनेगा, या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अगर एचएमपी के थ्रू हुआ तो राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है। और ग्लूकोज बिल्डिंग मटेरियल की तरह भी एक्ट कर सकता है, मतलब कि बॉडी ने इसको सेल वॉल बनाने में भी यूज़ कर सकती है। सेल वॉल पॉलीसेकेराइड्स में भी ये प्रेजेंट होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट होता है। तो ये ग्लूकोज के 4 मेन यूज़ है कि हमारी बॉडी या वैस्कुलर प्लांट्स की बॉडी कैसे इसे यूज़ कर सकती है। और ये एचएमपी, ट्रिपल पी और एचएमपी इसकी फुल फॉर्म है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। एचएमपी की ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। ये एचएमपी के ही ये दोनों नाम है। एचएमपी के 2 और नाम है, उसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फिर फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस देखते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक ग्लाइकिस और एक लाइसिस। ग्लाइकिस का मतलब होता है स्वीट या फिर शुगर। ग्लूकोज एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। मतलब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, शुगर का ब्रेकडाउन होता है। कौन से शुगर का? ग्लूकोज का। तो इसकी डेफिनेशन कैसी हो जाएगी? ग्लाइकोलिसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट। हमने पहले देखा ना कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है अगर उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हो रहा है तो। इन द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस। और इसका मतलब हमारी बॉडी को अल्टीमेटली क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर किया था एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्नस ने। और ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होता है। साइटोसोल या साइटोप्लाज्म एक ही बात है, यहाँ पर हमने डेफिनेशन में भी देखा था ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोसोल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में ही या साइटोप्लाज्म में ही होता है। और इट इज़ कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन के लिए ये कॉमन होता है। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, हम एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ना 2 पायरुवेट बनते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। इन ग्लाइकोलिसिस O2 इज़ नॉट यूटिलाइज्ड एंड CO2 इज़ नॉट रिलीज। ये कॉमन है ग्लाइकोलिसिस जो है एरोबिक, और हमने भी देखा कि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन के लिए ये कॉमन है। और एनारोबिक में O2 का यूज़ नहीं होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में भी O2 का यूज़ नहीं होता है क्योंकि इन दोनों में कॉमन है ना। एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस के बाद के जो प्रोसेसेस होते हैं ना उनमें O2 का यूज़ होता है, इसमें ग्लाइकोलिसिस में नहीं होता है। और CO2 रिलीज़ भी नहीं होता है, मतलब इट अकर्स इन 10 स्टेप्स। इसमें से फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं, बाकी सारे रिवर्सिबल होते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस में जितने भी शुगर डेरिवेटिव्स हैं ना वो सारे डी आइसोमर होते हैं। मतलब एक डी आइसोमर होता है, एक एल आइसोमर होता है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में सारे शुगर डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो डी आइसोमर्स होते हैं। डी ग्लूकोज से शुरू होता है प्रोसेस और सारे आइसोमर्स डी फॉर्म में ही होते हैं। हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स देखते हैं। ये हेडिंग स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से शुरू होता है, तो पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। अब जब भी काइनेज वर्ड आए ना तो इसका मतलब है कि एटीपी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे काइनेज आया तो एटीपी का यूज़ हो रहा है। ये एक एटीपी यूज़ हुआ है और इससे एक फॉस्फेट ग्रुप निकल के ग्लूकोज के 6th कार्बन पर जुड़ गया है, तभी इसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के 6th कार्बन पर है और इसके लिए Mg2+ की भी ज़रूरत होती है इस एंजाइम के लिए। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स हैं तो ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मतलब फ्रक्टोज के 6th कार्बन पर, अभी भी फॉस्फेट ग्रुप 6 कार्बन पर ही है।
फिर एक एंजाइम आता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यहाँ पे भी काइनेज आया, यहाँ पे भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे भी एटीपी यूज़ हुई है। तो एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप निकलकर फ्रक्टोज के साथ जुड़ गया, फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन पर जुड़ गया। अब ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट है। इस हम जब लिखते हैं जब ना अलग अलग पोजीशन पर हो। डाईफॉस्फेट अगर हम लिखते हैं इसका मतलब भी 2 होता, लेकिन डाईफॉस्फेट अब तब लिखा जाता है जब सेम पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है या कोई एक ग्रुप सेम पोजीशन पर हो। इसलिए यहाँ पे डाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बिस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं। एक फर्स्ट कार्बन पर है और एक 6th कार्बन पर है। फिर उसके बाद होती है स्प्लिटिंग। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाता है। ये एक रिंग कंपाउंड है, तो ये स्प्लिट हो जाता है, DHAP और PGAL बनाता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है, एक DHAP एक PGAL। इन सब की फुल फॉर्म हम लास्ट में देखेंगे, वीडियो के लास्ट में। DHAP और PGAL आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, तो ये DHAP भी PGAL में कन्वर्ट हो जाता है, तो PGAL के 2 मॉलिक्यूल हो गए। ये 2 मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल है इसके, हर एक कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ से स्टार्टिंग से जो हमने ग्लूकोज से देखा था, ये एक एक मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था, ये भी एक मॉलिक्यूल, ये भी एक, ये भी एक। अब फ्रक्टोज स्प्लिट हो गया है, तो इसने 2 मॉलिक्यूल बनाए, एक DHAP बनाया, एक PGAL। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में DHAP भी PGAL में कन्वर्ट हो जाता है, तो PGAL के 2 मॉलिक्यूल बन गए। फिर PGAL ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3 बिस PGA बनाता है। मतलब यहाँ पर भी एक और फॉस्फेट ग्रुप आ गया, 1,3 बिस PGA, मतलब PGA के फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। और डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज है ना, तो इससे याद रखना NAD+ से NADH+H+ बनता है। अब क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल था, तो ये रिएक्शन 2 बार हुई होगी ग्लाइकोलिसिस में, इसीलिए 2 NAD+ यूज़ हुआ है और 2 NADH बने और 2 H+ रिलीज़ हुआ है। यहाँ से इसके बाद से सारे 2 मॉलिक्यूल हैं। ये अब 1,3 बिस PGA से बनता है 3 PGA। यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, देखो यहाँ पे फिर से काइनेज आ गया। अब काइनेज आया है तो ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो यहाँ पे ATP बन रही है। ग्लाइकोलिसिस हम क्यों कर रहे हैं कि हमें एनर्जी मिले ना, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप में तो एनर्जी यूज़ हुई थी यहाँ पे, अब यहाँ पे एनर्जी मिल रही है और नेट गेन हमारा ज़्यादा होता है, मतलब लॉस नहीं होता, ATP बनती है। ये 3 PGA से बनता है 2 PGA इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 PGA से 2 PP बना, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, अभी भी फॉस्फेट ग्रुप इस पे सेकेंड कार्बन पर है। 2 PEP इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज गिव्स पायरुविक एसिड और पायरुवेट। पायरुविक एसिड की आयनिक फॉर्म को पायरुवेट बोलते हैं। सेल्स में ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो पायरुवेट लिखना ज़्यादा सही है, पर ये भी सही है, पायरुविक एसिड भी सही है। अब यहाँ पे भी 2 ATP यूज़ हुए, 2 ATP सॉरी बने, काइनेज आए ना, काइनेज है तो ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या 2 ADP से ATP बनते हैं। 2 ADP यूज़ है क्योंकि रिएक्शन 2 बार हो रही है, 2 मॉलिक्यूल था PEP का, इसीलिए एक PEP के लिए एक ADP से एक ATP बना, और 2 PEP है तो 2 ADP यूज़ हुआ और 2 ATP बना। और एक यहाँ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज में भी 2 ATP बने थे। ये तो थे स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और इस स्टेप को जहाँ पर एनर्जी यूज़ हुई है, मतलब ग्लूकोज से लेके ये DHAP PGAL तक जो स्टेप है, इसको बोलते हैं पे ऑन फेज़ या फिर प्रिपरेटरी फेज़। इस फेज़ में एनर्जी यूज़ होती है, इस फेज़ में एनर्जी यूज़ होती है। और बाकी जो नीचे के हैं वो है पे ऑफ फेज़। ये 3 PGAL से जो 2 मॉलिक्यूल है ये लास्ट तक पायरुविक एसिड तक, ये है पे ऑफ फेज़। यहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं हुई है, इसीलिए इसे पे ऑफ फेज़ बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। ये तो थे स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब इन 2 फेजेस के बारे में देखते हैं, ये पे ऑन फेज़ और पे ऑफ फेज़। फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में 2 फेज़ होते हैं, एक पे ऑन फेज़, एक पे ऑफ फेज़। पे ऑन फेज़ मैंने बताया जिसमें एनर्जी यूज़ होती है, इसको प्रिपरेटरी फेज़ भी बोलते हैं। और पे ऑफ फेज़ में एनर्जी जनरेट होती है। इन दोनों में 2 मेन इवेंट होते हैं। सबसे पहले तो पे ऑन फेज़ में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट स्टेप यही था ना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना।
एंड इट्स कन्वर्जन टू 3PgAl। पे ऑन फेज शुरू किससे हुआ था? ग्लूकोज से शुरू हुआ था, ख़त्म किस पे हुआ? 3PgAl बन के ख़त्म हुआ है। जैसे ये रहा पे ऑन फेज, ये पे ऑन फेज है। ग्लूकोज से फाइनली क्या बना है पे ऑन फेज में? 3PgAl बना है ना, इसके दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, DHAP भी PgAl में कन्वर्ट हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ये था फर्स्ट स्टेप। अब ये है कि फॉस्फोराइलेशन के लिए फॉस्फेट ग्रुप आया कहाँ से पे ऑन फेज में? तो हमने जो 2 ATP यूज़ की थी ना, जो 2 ATP यूज़ की थी, वो उस 2 ATP ने फॉस्फेट ग्रुप डोनेट किया था फ्रक्टोज को और ग्लूकोज को। फॉर बोथ फॉस्फोराइलेशंस ATP इज़ द फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर। दोनों में फॉस्फेट ग्रुप ATP से आया है। अब पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज कहाँ से शुरू होता है? 3PgAl से पायरुवेट तक है। ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन ऑफ 3PgAl टू पायरुवेट, ये पे ऑफ फेज है। ये 3PgAl है, 3PgAl से फाइनली क्या बना है? पायरुवेट बना है, पायरुवेट बना है या पायरुविक एसिड बना है। ये है पे ऑफ फेज, यहाँ पे एनर्जी जनरेट हुई है। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADH, एनर्जी इज़ जनरेटेड इन दिस फेज। ये एक साथ भी लिख सकते हैं कि एनर्जी इज़ जनरेटेड इन दिस फेज इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADH। ATP क्या है? एनर्जी है ना, NADH भी ATP बनाता है। और पे ऑन फेज में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि एनर्जी इज़ यूज्ड इन दिस फेज। एनर्जी इज़ यूज्ड इन दिस फेज। पे ऑन फेज में एनर्जी यूज़ होती है और पे ऑफ फेज में एनर्जी जनरेट होती है, किसकी फॉर्म में? ATP और NADH की फॉर्म में। हमें ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब हमने ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या यूज़ किया और फाइनली हमें क्या क्या मिला। सबसे पहले तो हमने एक ग्लूकोज यूज़ किया था और पे ऑन फेज में रिएक्शन सारी एक एक बार हो रही थी। जैसे एक मॉलिक्यूल था ना, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था, और यहाँ पे भी ये सारे एक एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल यहाँ 3PgAl से स्टार्ट हुए थे बनना, क्योंकि DHAP भी 3PgAl में कन्वर्ट हो गया था, तो सारे 2 मॉलिक्यूल थे हर एक कंपाउंड के, लेकिन यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है। तो 2 ATP यूज़ हुए कहाँ पे? एक तो फर्स्ट स्टेप में यूज़ हुआ है, ये रहा फर्स्ट स्टेप में ATP यूज़ हुआ है, और एक सेकेंड स्टेप में ATP यूज़ हुआ है। तो ग्लूकोज के लिए ये रिएक्टेंट्स क्या थे? एक ग्लाइकोलिसिस के लिए रिएक्टेंट्स क्या थे? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 ATP, 2 NAD+ यूज़ हुआ है। देखो यहाँ पे जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में 3PgAl से जो 1,3 bis PGA बना था ना, तो यहाँ पे NAD+ यूज़ होता है और फिर NADH और 2H+ मिलते हैं। तो 2 हमें NADH मिले और ये NADH ATP बनाते हैं। तो एक यूज़ इसका हो गया, एक ग्लूकोज का यूज़ हुआ, 2 ATP और एक ये NAD+। ठीक है, ग्लूकोज, ATP और NAD+। अब 4 ADP भी यूज़ हुए, जहाँ पर ATP बना है। ATP कैसे बना है? ADP का यूज़ करके ही बना है ना। जैसे एक यहाँ पे 7th स्टेप में ATP बना है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3 bis PGA से जब 3PGA बना है, तो ये 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 2 मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक ADP यूज़ हुआ, 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 ADP यूज़ हुआ। तो 2 ADP यहाँ यूज़ हुआ, इससे 2 ATP बना, और 2 ADP यहाँ लास्ट वाले 10th स्टेप में यूज़ हुआ है पायरुवेट काइनेज में, और 2 ADP से 2 ATP बने हैं। तो टोटल कितने? 4 ADP यूज़ हुए हैं ना। अभी हम रिएक्टेंट का देख रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन में कि क्या क्या हमने यूज़ किया है। 2 ADP इधर, 2 ADP इधर, 4 ADP हो गया। तो ये रहा 4 ADP यूज़ किया और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हमने पढ़ा कि पे ऑन फेज में जो फॉस्फेट ग्रुप डोनर होता है ना, वो ATP होता है, ATP होता है फॉस्फेट ग्रुप डोनर। लेकिन इस ये रहा फॉर बोथ फॉस्फोराइलेशंस ATP इज़ द फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर। लेकिन पे ऑफ फेज में ना ATP फॉस्फेट ग्रुप डोनेट नहीं करता है, पे ऑफ फेज में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप phosphate group came from inorganic phosphate.
H3PO4 से आता है फॉस्फेट ग्रुप। तो पे ऑफ फेज में फॉस्फेट ग्रुप जो ऐड हुआ था ना, यहाँ पर हमने देखा था कि ये 3PgAl था, यहाँ पे बन गया 1,3-bis-PgAl। मतलब पहले सिर्फ थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप था, अब फर्स्ट और थर्ड दोनों कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप आया कहाँ से? ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके इससे जुड़ गया, PgAl से जुड़ गया और 1,3-bis-PgA बनाया इसने। तो यहाँ पे भी ये 2 मॉलिक्यूल था, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनाए, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप यूज़ हुए हैं, यहाँ पर भी 2 फॉस्फेट ग्रुप यूज़ हुए हैं। ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या रिएक्टेंट हमने लिया है? तो ओवरऑल रिएक्शन में 5 रिएक्टेंट है, 1 ग्लूकोज, 2 ATP, 2 NAD+, 4 ADP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ग्लूकोज से फाइनली क्या बना? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। 2 ATP से 2 ADP बना, जो हमने यूज़ किया था पे ऑन फेज़ में, और ये पे ऑफ फेज़ में NAD+ यूज़ हुआ था, और इससे दो NAD+ यूज़ हुआ है, तो 2 NADH बना है। और इसके साथ ही NADH के साथ ही 2 H+ भी रिलीज़ होता है। जब भी NAD+ से NADH बनेगा तो H+ भी रिलीज़ होगा। जितने NAD+ यूज़ होंगे उतना ही NADH बनेगा और उतना ही H+ बनेगा। ये 2 यूज़ हुआ है तो 2 NADH बना है और 2 H+ आयन बने। अब 4 ADP यूज़ हुए हैं, जहाँ पे हमें पे ऑफ फेज़ में एनर्जी का गेन हुआ है 7th और 10th स्टेप में। तो 4 ADP यूज़ हुए, तो इस ADP से ATP बना है। 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं क्योंकि रिएक्शन 2 बार हो रही है। यहाँ पे 2 PGA से जब 2 PEP बनता है इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो वाटर मॉलिक्यूल भी यूज़ होता है। ये दोनों के 2 मॉलिक्यूल है, एक रिएक्शन से 1 वाटर मॉलिक्यूल, 2 बार रिएक्शन हुई है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। ये तो थे स्टेप्स ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब है नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इनपुट आउटपुट गेन, मतलब इनपुट हमने क्या क्या यूज़ किया ग्लाइकोलिसिस होने के लिए, ग्लाइकोलिसिस करवाने के लिए हमें 2 ATP देना पड़ा, 2 ATP हमने यूज़ किया, बदले में हमें 4 ATP मिला और 2 NADH मिला। तो नेट गेन कितना हुआ? 2 तो हमने यूज़ किया था, तो नेट गेन 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 ATP हो गया नेट गेन, और NADH 2 है क्योंकि ये हमने एक भी यूज़ नहीं किया था। अब एक NADH ना 2.5 ATP बनाता है, तो 2 NADH कितना बनाएगा? 2 × 2.5 यानी कि 5 ATP। तो ATP का नेट गेन कितना हुआ? 2 इधर हुआ और 5 इधर हुआ, टोटल नेट गेन हो गया 7। नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस कितना हो गया? 2 + 5 7 ATP। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे इसके लिए थर्ड स्टेप इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जैसे ये थर्ड स्टेप है हमारा, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। इसमें एंजाइम यूज़ होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसको PFK भी बोलते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये जो थर्ड स्टेप है ना, ये है रेट लिमिटिंग स्टेप। ये यही लिखा है यहाँ पर, थर्ड स्टेप इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसकी ना हेडिंग लिख सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, थर्ड स्टेप इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप। सबसे स्लोएस्ट स्टेप यही होती है, थर्ड स्टेप होती है। PFK क्या है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो थर्ड स्टेप में एंजाइम यूज़ हो रहा है। ये एंजाइम, इसको पेस मेकर एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस होना या नहीं होना ये इसी स्टेप PFK पर ही डिपेंड करता है। इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर एंजाइम बिकॉज इट स्लोज डाउन ग्लाइकोलिसिस ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ ATP। मतलब अगर हमारी बॉडी में पहले से ही ATP है तो हमें ATP की ज़रूरत नहीं है ना, पहले से ही बहुत सारी ATP है, तो PFK इनएक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जब ज़्यादा ATP होगी तो PFK इनएक्टिव हो जाता है, और जब ATP कम होती है, ATP का अमाउंट कम है बॉडी में, तो PFK एक्टिवेट हो जाएगा और ग्लाइकोलिसिस करवाएगा, फिर उससे हमें ATP मिलेगी। अब ये फुल फॉर्म है, जो भी हमने शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए थे उन सभी की फुल फॉर्म है। DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 2-3 नहीं लिखा है क्योंकि उससे पता चलता है हमें कि फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे जुड़ा है। PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, NAD+ निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब देखो, मैंने आपको बिस और डाई में फ़र्क बताया था, बिस और डाई। जो 1,3-bis फॉस्फेट एक यूज़ किया था हमने, 1,3-bis PGA, ये ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में एक ये था 1,3-bis PGA, ये रहा 1,3-bis PGA। और ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी था फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। तो ये बिस सेम पोजीशन पर नहीं थे फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए हमने बिस लिखा। और डाई कब लिखेंगे? जब फॉस्फेट ग्रुप जो है ना सेम पोजीशन पर हो। जैसे ATP का एग्जांपल देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें ट्रेस या बिस नहीं है,
ट्राईफॉस्फेट है, मतलब जो तीनों फॉस्फेट है वो सेम पोजीशन पर जुड़े हैं। और एडीपी में 2 फॉस्फेट है, डाईफॉस्फेट, तो दोनों फॉस्फेट सेम पोजीशन पर जुड़े हैं। ये सेम पोजीशन के लिए होता है और बिस डिफरेंट पोजीशन के लिए होता है। अब देखो अक्सर ना ये क्वेश्चन ना ग्लाइकोलिसिस लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में है तो ये वाला पोर्शन नहीं लिखना है, शुरुआत करनी है यहाँ से। ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन लिख देना है और फिर ये सारे पॉइंट्स लिख देना है ग्लाइकोलिसिस के, और फिर उसके बाद ये लिखना है स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फिर उसके बाद लिखना है स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये सारे स्टेप्स बना देना, मेंशन कर देना पे ऑन फेज़ और पे ऑफ फेज़ कहाँ से कहाँ तक है। फिर पे ऑन फेज़ और पे ऑफ फेज़ में जो मेजर इवेंट्स होते हैं, ये इसमें 3 पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट है, ये चारों लिख देना। ये ओवरऑल रिएक्शन लिख देना, नेट गेन ऑफ एटीपी, लास्ट में ये रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और ये सारे फुल फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म हमने जो यूज़ किए हैं उन सबको पेपर में ज़रूर लिखना है कि ये फुल फॉर्म है। अगर 1 नंबर में आए तो डेफिनेशन, ओवरऑल रिएक्शन और फिर नेट गेन लिख देना। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है नेट गेन में, सिर्फ इतना लिख देना है कि नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस इक्वल्स टू 7 ATP। और अगर 2 नंबर में आया तो डेफिनेशन, ओवरऑल रिएक्शन और ये नेट गेन पूरा लिख देना 2 नंबर में। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया ये तो पूरा लिख देना, बस ये फर्स्ट पार्ट छोड़ के, ये फेट्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज हैज़ 4 मेजर फेट्स, ये छोड़ देना बस। आज हमने सिर्फ यही पढ़ा है। हमने ये देखा ग्लाइकोलिसिस जो है वो 10 स्टेप रिएक्शन है। तो ये 10 स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये देखो, ये फर्स्ट स्टेप है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये फर्स्ट स्टेप है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, ये सेकंड स्टेप है। ये जो रेड पेन से 1 2 3 4 लिखे ना, ये स्टेप का नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर 6th 7th 8th 9th 10th। अब ग्लाइकोलिसिस को याद करने की एक ट्रिक है, उसके लिए ना थोड़ी देर के लिए पायरुविक एसिड को ना PA मान लो, मतलब ये ऐसा होता नहीं है पर मान लो आप PA, पायरुविक एसिड को PA लिख लो थोड़ी देर के लिए। और ये जो बिस है ना, इसको हम बाय बोलेंगे ट्रिक में, मतलब आपको लिखना पेपर में बिस है, बाय नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा, लेकिन अभी याद करने के लिए हम इसको बाय बोलेंगे, बाय। अब ट्रिक क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज, धप से बना पागल, नीचे आया पागल, 1 3 बाई पैगा, 3 पैगा, 2 पैगा, 2 पा। ये ग्लाइकोलिसिस याद करने की ट्रिक। अब ये पागल की स्पेलिंग क्या होगी, PAGAL, तो इसको थोड़ी देर के लिए PGAL को पागल पढ़ लो और DHAP को धप पढ़ लो, ऐसे ही याद करने की बस ट्रिक है। जब पेपर में ये स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस लिखोगे ना तो ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखना, जैसे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप है, स्टेप का नंबर लिख देना। और ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ये फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 C लिखा है, 6 कार्बन। और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है। फिर ये यहाँ से DHAP और 3PGL से सारे के सारे 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब इसमें 3 कार्बन होते हैं। और ये 2 भी लिखना, मतलब कि यहाँ पे तो एक मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल यूज़ हुआ था, ये भी 1 मॉलिक्यूल है। लेकिन जब यहाँ पर 4th स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट हो गया था तो DHAP और PGAL बने। उसके बाद DHAP PGAL में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ से सारे 2 मॉलिक्यूल है, मतलब 2 3PGAL है, 2 मॉलिक्यूल 1,3 बिस PGA का, 2 मॉलिक्यूल 3PGA, 2 2PGA, 2 मॉलिक्यूल 2PP का, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का है। तो ये सब चीज़ें पेपर में ज़रूर मेंशन करना।